आज तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास वर्ल्ड मैप का है। देखिए वर्ल्ड मैप का तीसरा क्लास। तो देखिए अपना सबसे पहले सेंट्रल एशिया का एक ग्रुप मैंने बताया था, सार्क, साउथ एसोसिएशन ऑफ एशियन रीजनल कंट्री। और डियर अब आपका आसियान का काउंट करिए 10 कंट्री, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। सुनिए एक बार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर और मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये आपका 10 हो गया। और सेंट्रल एशिया का जो है KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 23 कंट्री हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में आपको डीप पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं। मालदीव जो है, ये मालदीव ऐसे छोटा छोटा बिंदियों के रूप में है। मालदीव के पास समुंदर इतना साफ है, चूंकि मालदीव जो है ना डियर, वह ज़्यादा क्राउडेड आबादी वाला कंट्री नहीं, बहुत कम आबादी है। और वहाँ जो कोई ऐसा नहीं कि कोई नदी हो जो ज़्यादा कचरा उसमें बहाए। और मालदीव के पास जो समुंदर है ना, समुंदर से मालदीव सिर्फ 1.5 मीटर ऊंचा है। ये मालदीव की जो सरजमी है वह समुंदर से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंचा ही है। 1.5 मीटर का मतलब आपका अगर एक बार पानी का थोड़ा सा अगर बढ़ गया, जैसे मान लीजिए ग्लेशियर पिघला और बढ़ गया, तो मालदीव आपका क्या हो जाएगा, समाप्त। और मालदीव की जो कैपिटल है ना वह माले है। मालदीव टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया, टूरिस्ट के लिए। हमारे यहाँ के जितने भी अभिनेता अभिनेत्री वो मोस्टली चले आते हैं कहाँ पर, मालदीव घूमने। जबकि इसी के थोड़ा सा ऊपर ही आपका हमारा लक्षद्वीप है, जो एक यूनियन टेरिटरी है, जिसकी कैपिटल या हेडक्वार्टर जो कवरत्ती। तो यहाँ भी भारत सरकार को चाहिए कि लक्षद्वीप को खूब विकसित करे और पर्यटन के दृष्टिकोण से। और मालदीव की जो इकोनॉमी है ना, वह टोटली डिपेंड होती है आपका पर्यटन पर। लोग टूरिज्म करने के लिए वहाँ जाते हैं। वहाँ तो घर ऐसे बने होते हैं कि वहाँ चारपाई पर सोए हैं ना कैंपस के अंदर, तो आप ताकेंगे ऐसे, आपका उठेंगे तो जैसे लगेगा आप नाव पर सोए हैं। और आगे भी देखेंगे तो समुंदर, आप पीछे भी झांकेंगे तो भी समुंदर, ऐसे से वहाँ स्थान मिलेंगे आपको। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले। और यहाँ पर एक बात और है कि माले काफी गरीब एक देश है, आपका काफी गरीब है। और वहाँ पर पर्यटन ही वहाँ पर एक मुख्य स्रोत होता है। भारत की जलीय सीमा मालदीव और श्रीलंका से स्पर्श करती, तो ये जलीय सीमा से टच जो 2 देश हैं, एक आपका मालदीव है और दूसरा श्रीलंका है। तो इन सबों की GDP बहुत कम। अब जैसे एक बार चीन है जो इसको लालच दिया कि आप हमसे कर्ज ले लीजिए, और चीन की एक पॉलिसी होती है कि वह अपने जो कर्ज का जो जाल है उस जाल में दुनिया को वह फंसाना चाहता है। और चाइना के पास मित्रों इतना पैसा है। अब देखिए हमारा एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, सोचिए इसकी जितनी GDP नहीं है, अरे उससे ज्यादा तो चाइना से कर्ज लिया। और इतना लोल कंट्री है ये आपका, इसकी गवर्निंग पावर इतना वीक है कि आपने देखा होगा यहाँ पर ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया गया, हाँ डियर, उसको जो है चीन अपने उद्देश्य से बनाया। और इसकी समझदारी कितनी कम है, इसको आप आकलन करिएगा कि इस रोड को, जो ये रोड बनाया है, इसको कौन सा इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलेंगे, ये आपका बोलते हैं CPEC। इसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एकदम याद रखिएगा। और जानते हैं CPEC पाकिस्तान के किस बंदरगाह, किस सी पोर्ट को टच करता है,
तो पाकिस्तान के दो ही मेन बंदरगाह हैं, एक ग्वादर और दूसरा कराची। तो एक तो आपका समझिए चाइना जब वहां पहुंच गया तो समझिए ग्वादर बंदरगाह को चाइना ने, पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह अपने खर्चे पर डेवलप कर रहा है, काफी कुछ करता है। तो सीपीईसी जो सड़क है इसको पूरा पाकिस्तान में, ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में, और हद तो ये हो गई कि इस सड़क को बना दिया हमारा जो हिस्सा है पीओके, जिसको पाकिस्तान ने अनाधिकृत तरीके से कब्जा किया, उससे ये सड़क लेके चला गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, कोई बात नहीं, डेरो आने वाले वक्त में कुछ होगा। बट ये जो सीपीईसी इसको पूरा चाइना ने कहा कि तुम पाकिस्तान अपना कर्ज ले लो हमसे और आप रोड बना लो, लेकिन ज्यादातर क्या करेगा, इधर के देशों में अपना व्यापार करने के लिए चाइना अपना पूरा माल यहाँ से लगाएगा, ट्रक ग्वादर पर उतार करके यहाँ से नाव के या समुद्री जहाजों द्वारा आपका ये पूरी आपका इस वाले कंट्री में, अरब कंट्रीज में अपने माल को क्या करेगा, बेचेगा। तो चाइना की पॉलिसी कितना आपका तेज है, आप इस चीज को महसूस करते होंगे। तो ये रहा आपका, आगे जरा बढ़ते हैं। ये भारत का जो एक राज्य है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, सपोज कर लीजिए ये आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु के पास ये आपका श्रीलंका है। अब श्रीलंका ऐसे लोकेशन है, तो इसका एक अपर ऊपर का जो ये हिस्सा है और यहाँ पर नीचे एक आपका हम्बनटोटा बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह, ये है किसका बंदरगाह है, श्रीलंका का। हम्बनटोटा बंदरगाह किसका है, श्रीलंका का। अब हुआ क्या मित्रों, देखिए अब हम चलते हैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो आपको पता है ये कब शुरू हुआ था, 1914 में, और समाप्त कब हुआ, 1919 में वायसराय की एक संधि हुई थी, उस संधि में आपका इसको समाप्त कर दिया गया। तो वैसे आपके 4 साल, बहुत सारी किताबों में आपका थोड़ा बहुत डाटा आपका 1919 में वायसराय की संधि से के द्वारा आपके इसको समाप्त किया गया था। एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था मित्रों 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था, डेढ़। और ये दोनों विश्व युद्ध आपका मेनली हुए थे ये आपका अमेरिका और रसिया के बीच। अब पहले रसिया जो है, अब वर्तमान स्थिति में जो है, उससे 15 देश सब एक में मिला हुआ था, वो 15 देश अलग नहीं थे, चाहे वो आपका KKTTU ग्रुप का ले लीजिए, इधर बहुत सारे देश हैं, ये 15 देश बाद में टूटे हैं। यूक्रेन भी आपका रसिया से आपका टूटा हुआ देश है। और 1991 में ये आपका पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जब वह यूएसएसआर ये जब 1991 में टूटा तो 15 देशों में टूट गया। लेकिन उससे पहले आपका रसिया जो हमेशा आपका इससे अमेरिका से लड़ा करता था, और प्रथम विश्व युद्ध भी देखा, द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा, और इन दोनों में काफी लड़ाइयां हुई, और उसमें आपका जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अच्छी भूमिका निभाया। और आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में ये पावरफुल बहुत ज्यादा था, ये आपका जापान बहुत ज्यादा पावरफुल था। सोचिए आपका ये जो एक होनोलुलु, जो एक आपका हवाई द्वीप का एक राजधानी होनोलुलु है, वहां पर अमेरिका के पर्ल हार्बर एक आपका नौसेना थी, उसको आपका जापान ने ऐसा अभियान चलाया कि उसको पूरा बम से पूरा आपका होनोलुलु उसका पूरा उड़ा दिया। पूरी जो पर्ल हार्बर, पूरा जो वहाँ सेना की नौसेना हवाई जहाज से उसको पूरा तबाह कर दिया। उसी का बदला आपका जो है, हाँ डियर, इसने लिया, किसने, अमेरिका ने, और उसने आपका उस पर परमाणु बम का प्रहार किया था।
दो डेट आपको याद होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। उसके बाद और द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो है बड़ा अच्छा पावरफुल था, तो इसी को आपका अमेरिका ने निशाना बनाया। हालांकि कई देश आपका एक साथ मिलके लड़ रहे थे, किससे? अमेरिका से। अब डियर ये जो दो विश्व युद्ध हुआ उसमें तो ये डायरेक्ट लड़े, और पहले विश्व युद्ध में अगर सबसे ज्यादा कोई पिटाया तो रसिया पिटाया। क्यों पिटाया? रीजन क्या था कि रसिया का ये पूरा हिस्सा मित्रों इधर वाला, ये पूरा जो है बर्फ से जम जाता है। जाड़े के दिनों में ये आपका पूरी तरह से क्या होता है? बर्फ से जम जाता है, क्योंकि आर्कटिक महासागर ऊपर है, ये आपका उत्तरी ध्रुव के पास है, तो यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है कि ये आपका पूरी तरह से जम जाता है। ये रसिया का केवल एक बंदरगाह ऐसा है जो जमता नहीं है। कौन सा बंदरगाह? मुर्मुंस बंदरगाह आपका ना डियर, वो जमता नहीं, माने मोस्टली ये जम जाता है। तो रसिया ने एक विकल्प बनाया कि फिर अगर अमेरिका पर हमला करना है तो इधर का कोई बंदरगाह काम ही नहीं कर रहा था, इधर के ही बंदरगाह काम कर रहे थे। तो ये सोचा कि ऐसे आ करके डियर इधर से हो करके हम ऐसे निकल करके और ऐसे हो करके डियर यहाँ से एक रास्ता बनाया और ऐसे हो करके फिर आपका इस पर आपका हमला करें। ये आपका रसिया की योजना थी अमेरिका को टक्कर देने के लिए। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर देखिए पहले मालदीव को भी कोशिश किया लेकिन नहीं आपका, लेकिन श्रीलंका का एक बंदरगाह था हम्बनटोटा। तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत वीक थी उस समय भी, और आज तो आपने देखा होगा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो गई, बीच में कितना कितना विद्रोह हुआ, क्या क्या हुआ। तो श्रीलंका से कहा कि आपका हम्बनटोटा बंदरगाह यहाँ पर हमें ट्रांसमिशन लगाना है, ट्रांसमिशन और ये सब चीज लगाना है, ताकि उससे वो निगरानी कर सके कि रसिया के कौन से जहाज आ रहे हैं। तो ट्रांसमिशन से उसको पता चल जाएगा, तो यहाँ पर वह अपना कोई चीज इस अटलांटिक महासागर में उसका पावर बहुत ज्यादा चलता है, तो यहाँ पर बेड़े लगा करके उसको समुद्र में ही क्या कर देगा? तबाह कर देगा। तो ये अमेरिका की योजना थी। उसी लालच में अमेरिका ने यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह को लिया था। लेकिन डियर उसमें आपका अब जो है रसिया को ये बात पता चला, तो रसिया ने भारत से आपका रिक्वेस्ट किया, और भारत से रिक्वेस्ट किया कि आप किसी भी इस मामले में एक बार आप हमारा साथ दे दीजिए, तो हम आपको कभी भी भविष्य में कोई भी आवश्यकता रहेगी उसमें हम आपकी मदद करेंगे। तब उस समय आपका कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी। अब डियर आपका जब एक ट्रांसमिशन अपना ट्रांसमीटर लगा रहा था, अमेरिका ने लगा रहा था, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की मोस्टली सरकार थी भारत में। तो ये जो तमिल है ना यहाँ पर राज्य, तमिल से बहुत ज्यादा जो है तमिल वो आपका प्रवेश किए और पहले से भी कर चुके थे काफी। तो यहाँ पर श्रीलंका में ये जो प्रायद्वीप है, आपको बताया था मैंने पेनिनसुला क्या होता है, तो असल का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जल इधर भी, जल इधर भी, जल इधर भी, इसलिए इसको आपका प्रायद्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका का जो उत्तर में जो प्रायद्वीप वाला हिस्सा है इसको जाफना प्रायद्वीप कहा गया। कौन सा प्रायद्वीप? जाफना प्रायद्वीप। अब इस जाफना प्रायद्वीप पर एक संगठन डेवलप हुआ जिसका नाम था लिट्टे, LTTE, ये आपका LTTE। अब LTTE का क्या था डियर ये बता दूं मैं आपको। यह LTTE आपका जिस जमाने में एक्टिव था उस जमाने में दुनिया का एकमात्र आपका ऐसा संगठन, जो आपका दुनिया में एकमात्र ऐसा संगठन जिसके पास अपनी नौसेना भी थी, अपना वायुसेना भी था, और आर्मी तो इसकी थी ही थी, और इसका हेड था प्रभाकरन आपका चीफ ऑफ लिट्टे। इसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। और इनका जो झंडा हुआ करता था उस झंडे पर टाइगर का फोटो बना रहता था, टाइगर।
चीता कैसे मुंह, टाइगर कैसे फैलाता है, टाइगर का मुंह देखे हैं? नहीं देखे, दांत चियारता है जैसे आप लोग कभी कभी डेयर, तो उसका डेयर ऐसे उसका फोटो बना रहता था। ये सब अपने को टाइगर के रूप में अपना प्रस्तुत करते थे। और आपको पता है टाइगर एक ऐसा जानवर है जो बहुत तेजी से आपका गति करता है। तो ये जो है ना, ये जो संगठन है, इस संगठन को काफी सपोर्ट किया था, तमिल के लोग आपका सपोर्ट किए थे, भारत के द्वारा ये सपोर्ट हुआ। और ये सब क्या किए, धीरे धीरे पूरे श्रीलंका का इस बंदरगाह वाला हिस्सा और ये सब आपका धीरे धीरे कब्जा कर लिए। और इतनी ये सब लड़ाइयां लड़े, अब इनसे श्रीलंका से बार बार लड़ाई हुआ करता था। तो इसी को और ये सब क्या किए कि इसको हम्बनटोटा बंदरगाह जो अमेरिका का था, ये सब इतना परेशान किए इसको, श्रीलंका को, कि श्रीलंका ने अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के विनती किया कि भाई साहब आप अपना ट्रांसमीटर लेके जाइए, हम जो है आपका जिस हालात में है हमको रहने दीजिए, क्योंकि इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। किससे? लिट्टे से। फिर क्या हुआ, ये तो अपना ट्रांसमीटर उखाड़ के लेके चला गया अमेरिका। फिर क्या हुआ, अब इन्हीं को इनके सपोर्ट से इनको बढ़ाया गया। फिर इनको आपका मारने के लिए फिर भारत से आपका उस समय इंदिरा गांधी जी का और राजीव गांधी जी का जमाना था, तो राजीव गांधी ने एक सेना भेजा था। और यहाँ पर लिट्टे हैं नडियर, तो लिट्टे वाले उतना आपका पावरफुल नहीं थे, उतना टेक्नोलॉजी से लैस नहीं थे कि वो किसी सेना के सामने, जो इंडियन आर्मी के सामने टिक पाए। और इंडियन आर्मी गई यहाँ पर और पूरा आपका एक तरफ से जो है इनको काफी लोगों को मारा। उसी का बदला लेने के लिए सब पहली बार जो है वह एक महिला आई और उनका ग्रुप था पूरा योजनाबद्ध तरीके से। और राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें आपका लिट्टे का ही हाथ था मित्रों। और लिट्टे ने पहली बार पूरी दुनिया में कोई मानव बम का इस्तेमाल पहली बार हुआ था, तो राजीव गांधी जी के हत्या में प्रयुक्त हुआ था। और एक महिला थी, वह पूरे अपने पेट के पास पूरा बम लगा दी थी, बहुत ज्यादा विस्फोटक बांधी थी। और वह आई आपका और राजीव गांधी का पैर छूने के बहाने झुकती है और एक हाथ से अपना बटन को दबा देती। इतना ज्यादा विस्फोटक था कि पूरा समझिए वहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि बाद में पहचान पाना काफी कठिन हो गया था। और इतने काफी लोग आपका उसमें डेथ हुआ था। तो डियर आपने देखा क्या होता है दुनिया में, ऐसे ही होता है। इनको भगाने के लिए इनको सपोर्ट से इनको डेवलप किया गया। अब फिर जब ये भाग गए, काम निकल गया, तो फिर इनको आपका हमला करके, इनको आपका अपनी सेना भेज करके इनको डैमेज कंट्रोल किया गया। बाद में डियर आपका बाद में श्रीलंका सरकार ने एक अभियान चला करके काफी दिनों के बाद बहुत लड़ाइयां लड़ी, काफी लोग मरे। फिर बाद में आपका लिट्टे को भी पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मित्रों अब यहाँ से जब अमेरिका आपका निकला, एक बात मैं और बताना चाहूंगा डियर, ये श्रीलंका का ये जो हिस्सा है, ये जो जाफना प्रायद्वीप है और जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां है ना, वो यहाँ से आकर समुद्र में पूरा डूब गई, पूरा क्या हो गई, डूब गई। और डूबने के बाद यहाँ पर ये पहाड़ियां उड़ गई, यहाँ पर पहाड़ उठाए। ये जो पर्वत है ये आपका ये पश्चिमी घाट पहाड़ियों का ही हिस्सा है। ये जो पर्वत है श्रीलंका में, जो पर्वत है ये आपका पश्चिमी घाट पहाड़ियों का हिस्सा माना जाता है। बीच में समुद्र है, लेकिन आज भी डियर आपका यहाँ से किसी नाव को यहाँ जाना है इस रास्ते से नहीं जा पाता। ये इतना छिछला होता है कि समुद्र में इसके नाव के पेड़ी के टकरा जाने की संभावना होती है। और यहीं पर आपको पता है राम सेतु, या जिसको आदम ब्रिज कहा जाता है, आदम ब्रिज या राम सेतु। राम सेतु इसलिए कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी यहाँ से जो है क्रॉस हुए थे, यहाँ से पार होकर के, समुद्र पार होकर के आपका श्रीलंका में आए थे माँ सीता को बचाने के लिए। तो एक इसलिए इसका नाम पड़ गया राम सेतु। और आदम ब्रिज इसलिए कहा जाता है कि पहली बार लोग बताते हैं कि मानव जाति के लोग जो है यहाँ से क्रॉस हुए थे। तो अलग अलग नाम दिया जाता है फिलहाल। और ये दूसरी बात ये है
कि यहाँ जो पर्वत है ना श्रीलंका में, इस पर्वत पर आपका एक दर्रा पाया जाता है, दर्रा। इसी दर्रा का नाम है एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा अगर आपको पूछता है किस कंट्री में है तो आप बताएंगे कहाँ पर? श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा आपका पूछता है कभी कभी। श्रीलंका में यही मेन आपका दर्रा है, कौन सा? एलिफेंटा दर्रा। आपको बार बार पूछता है डेयर, कभी भी पूछेगा तो आप बताइएगा। श्रीलंका में यही मेन आपका दर्रा है डेयर, जिसको कई बार पूछा। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में। और डेयर एक बात और जानिएगा डेयर कि यहाँ से एक नदी निकलती और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, इसका नाम है महावली गंगा। महावली गंगा, महावली गंगा उसको बोलते हैं महावली, आपका महावली, आपका उसको जैसे भी बोल लीजिए, महावली गंगा। और मित्रों आज भी यहाँ पर जो पर्वत है ना, उस पर्वत की सीनरी अगर आप दूर से देखेंगे तो जैसे लगेगा कि हनुमान जी सोए हुए हैं। हनुमान जी एकदम सोए हुए, एकदम आपका पर्वत का रूप रेखा देखेंगे ऐसे ही प्रतीत होता है कि हनुमान जी वहां पर क्या है? सोए हुए हैं। और ये बहुत सारे प्रमाण मिलता है वहां पर श्रीलंका में, बहुत सारे प्रमाण आपको जो रामायण का मिलता है, आपने देखा भी होगा। और यहाँ से निकलती कौन सी? ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, कौन? महावली गंगा, इसको याद रखिएगा। और श्रीलंका से हमारा इतिहास इतना संबंधित है, आपने पढ़ा होगा कि अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपका श्रीलंका भेजा था। तो अशोक का बेटा था महेंद्र और पुत्री थी संमित्रा, तो दोनों लोगों को भेजा था सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और मित्रों यहाँ पर जो है ना 80% लोग आपका बौद्ध धर्म के लोग हैं। और यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनको सिंगली बौद्ध कहते हैं, सिंगली बौद्ध। और यार यहाँ पर और कुछ विशेष श्रीलंका में थोड़ा सा टूरिज्म का काम होता है। और श्रीलंका में एक दो बातें और याद रखिएगा कि यहाँ चाय का उत्पादन तो भारत की तुलना में ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लोग चाय उत्पादित तो करते हैं लेकिन स्वयं उपभोग कम करते हैं। तो वो अपनी चाय को दूसरे देशों को बेचते हैं। तो निर्यात करता है श्रीलंका आपका बहुत ज्यादा चाय का निर्यात करता। एक चीज और याद रखिएगा, ये रबर का बहुत अच्छा उत्पादन करता है, प्राकृतिक रबर। जो रबर के प्लांट होते हैं ना, वो यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। और मित्रों चाय आप जानते हैं, अब भारत में क्या होता है? भारत इससे ज्यादा चाय उत्पादित करता है, क्योंकि भारत में क्या होता है? चाय लोग पीते बहुत ज्यादा है। अब जरा देखिए, अब जब अमेरिका का यहाँ से हालात खराब हो गए। और ये मित्रों एक बात और याद रखिएगा, ये 45 के बाद आप सोच लीजिए 1945 के बाद 1991 के बीच ये आपका कोल्ड वार चला है डियर। कोल्ड वार का मतलब होता है डियर कि शीत युद्ध इसको कहते हैं। इन दोनों के बीच चला है, लेकिन इन दोनों के बीच अमेरिका ने एक भी गोली रसिया पर नहीं चलाई और रसिया ने एक भी गोली अमेरिका पर नहीं चलाई। लेकिन इन दोनों के कोल्ड वार में हजारों लाखों लोग मारे गए। रीजन क्या था? जो देश रसिया की तरफ जाता था उसको अमेरिका पीट देता था, आज जो अमेरिका की ओर जो कंट्री जाता था उसको रसिया पीट देता था। अब इसलिए इसमें इस हालात में भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री हुए थे पहले, उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने गुट निरपेक्ष एक संगठन बनाया जो आपका जिसको तीसरी, एक है पहली दुनिया, एक दूसरी दुनिया। और भारत ने जो गुट निरपेक्ष का गठन किया था उसको आपका तीसरी दुनिया कहा गया। और तीसरी दुनिया में भारत अगर अकेले जाता तो सब लोग ये दोनों कहते तुम बहुत चालाक बन रहे हो, लेकिन भारत ने क्या किया? अपने साथ मित्रों मिस्र को मिलाया, इंडोनेशिया को मिलाया और एक देश यहाँ पर है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया एक कंट्री है यहाँ पर, यूरोपीय कंट्री स्लोवाकिया। वहां पर इन्होंने अब तक 3 लोगों को मिलाया अपने में। अब मिला करके मिस्र के उस समय डिटेक्ट कर रहे थे मिस्र को कर्नल नासिर, आपने सुना होगा कर्नल नासिर का नाम। वो मिस्र
मिस्र को आपका डिटेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पर इंडोनेशिया के जो शासक थे वह अहमद थे और स्लोवाकिया के शासक थे डियर आपका मार्शल टीटो, वही गवर्निंग थे। तो चारों देश आपका मिल करके एक गुट निरपेक्ष का गठन किया था, उसको नाम दिया गया, नाम आपका NAM नाम। नाम का जो गठन हुआ था वह 1961, आपको पता है 62 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया था। 1961 में आपका नाम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डियर नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। इसको आप हिंदी में कहा गया आपका गुट निरपेक्ष। ये लोग बोले ना डियर कि हम लोग ना पहली दुनिया में रहेंगे ना दूसरी दुनिया में रहेंगे, क्योंकि रहने से क्या फायदा, अगर पहली दुनिया में रहेंगे ए पीट देगा, दूसरी दुनिया में रहेंगे ए पीट देगा। इसलिए भारत ने अपना विदेश नीति इतना साफ रखा कि ना हम आप में रहेंगे ना इनमें रहेंगे, हमने आप वो एक तीसरा एक दुनिया बनाया जिसको आपका कहते हैं नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, माने ये किसी से आपका अपना किसी तरह का कोई विशेष संबंध नहीं रखेगा, लेकिन आप जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत रिलेट करके अपना काम किया। लेकिन मित्रों हम्बन टोटा को हटाने के लिए, आपका हम्बन टोटा को हटाने के लिए या इसने हम्बन टोटा को हटाने के लिए भारत ने रसिया का सहयोग दिया। इसीलिए मित्रों जब पाकिस्तान से हमारे यहाँ युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में आपका रसिया ने भारत का साथ दिया और अमेरिका यहाँ से अपना बेड़ा भेजा था, समुद्री बेड़ा, बहुत बड़ा जहाज, और उसको आपका तब तक रसिया ने यहाँ से अपना भेज दिया। रसिया का पहले आ गया, अमेरिका का भी इधर था। तब तक देखा आपका अमेरिका ने कि आगे तो ये तैनात हो गया हिंद महासागर में, बस ये आपका अमेरिका अपना 7वां बेड़ा क्या कर लिया, वापस कर लिया। नहीं तो अन्यथा तो डियर कहीं न कहीं आपका देखा जाए तो किसी का आप साथ देंगे तो वो व्यक्ति भी आपका साथ देता है। तो इसलिए भारत का बहुत विशेष रिलेशन रहता है किसके साथ, रसिया के साथ। अब भारतीय विदेश नीति तो मोदी जी के जमाने में बहुत अच्छी है डियर आपका। यहाँ पर जो नेपाल कंट्री, अब देखिए आपका अमेरिका ने अब क्या चाल चला, अमेरिका यहाँ हम्बन टोटा में फेल रहा, फिर उसने गया नेपाल के पास। तो नेपाल का एक पर्टिकुलर एरिया है, नेपाल में मोस्टली वहां पर ऐसा प्राकृतिक प्रभाव रहता है कि वहां के लोगों में आंख की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो अमेरिका ने खूब सारे आपका आई केयर डॉक्टरों को भेजा, वहाँ हॉस्पिटल डेवलप कराया, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी डेवलप कराया, और अमेरिका का टेक्नोलॉजी से नेपाल के लोग इतना ज्यादा सीख लिए कि वहां पर आज भी आंखों का एक बहुत बड़ा अस्पताल है और लोग आपका बहुत ज्यादा मात्रा में आंखों का इलाज कराने के लिए जाते हैं। जैसे आपके यहाँ अगर मान लीजिए सपोज करिए आपके मोहम्मदाबाद में कोई हॉस्पिटल खुल जाएगा तो वहां पर जितने भी लोग जाएंगे, मान लीजिए बहुत ज्यादा मात्रा में इलाज होगा और कोई वहां पर थोड़ा मोड़ा भी प्रैक्टिस कर लिया तो अच्छा खासा हुआ उस कार्यों में क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। तो वही हाल यहाँ पर है। और अमेरिका ने नेपाल को कहा कि आप ऐसा कर लीजिए कि आप हमको एक सैन्य अड्डा दे दीजिए और हम आपको बहुत सारा, नेपाल एक गरीब देश है, आपको पता है नेपाल आज भी बहुत गरीब देश है, और नेपाल एक तो ये है कि प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है। यहाँ पर जब अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा लिया मित्रों तो डियर, तो इसका साथ दिया, रसिया का साथ दिया किसने, चीन ने। आज चीन ने क्या भेज दिया, उस समय आपका चीन में शासक थे डियर, जो भी आपका गवर्निंग ऑफिसर थे वह लीड कर रहे थे माओ से तुंग का, उनका नाम लोग भी बड़ा कठिन होता, माओ क्या है डियर, ऐसे ही कुछ था, माओ से तुंग का उस समय वहां के शासक थे। और उन्होंने क्या भेज दिया, यहाँ से माओवादियों को भेज दिया, कहां पर, नेपाल में। क्योंकि आपको पता है कि चीन, रसिया, ये सब जो है एक ग्रुप के देश थे और इन्होंने आपका इन दोनों के विरोधी को आपका अपने यहाँ सैन्य अड्डा दे रहे थे। और ये सोचा कि अमेरिका सोचा कि अगर यहाँ पर सैन्य अड्डा ले लेते हैं तो इससे भारत को भी निपटा लेंगे, चीन को भी निपटा लेंगे और यहाँ से रसिया को भी काफी नजदीक पड़ेगा, निपटा लेंगे।
हालांकि डियर एक गड़बड़ी किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में जो हमारा पीओके वाला हिस्सा है उसमें गिलगिट, तो यहाँ जो गिलगिट है ना, यहाँ पर सैन्य अड्डा दिया पाकिस्तान ने। और मित्रों, जब ओसामा बिन लादेन का अभियान चल रहा था तो यहीं से नेवी कमांडो गए थे, इसी गिलगिट से ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से मारे थे रात में। अब मार करके फिर आपका हिंद महासागर में ले जा करके कहीं ऐसे जगह आपका डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय किए कि अमेरिका को ये था कि अगर डेड बॉडी को हम सौंप देंगे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान कहीं मजार बना देगा, तो वहाँ पर पता चला मेला लगने लगेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी। तो अमेरिका ने डेड बॉडी ओसामा बिन लादेन का दिया ही नहीं। और एबटाबाद एक शहर पड़ता है, आपको पता होगा, ये पीओके से सटा ही है, और वहीं पर आपका सेना का एक एकेडमी था, उसी के पास एक बहुत बड़ी इमारत, उसी में आपका ओसामा बिन लादेन रहता था। और ओसामा बिन लादेन को मुख्य आरोप यही लगा था, जो आपका वहाँ पर जो 2 टावर उड़ाए गए थे जहाज के द्वारा, 2 टावर आपका जिसमें आपका सीधे प्लेन को लड़ा दिए थे डियर आपका, तो वही घटना से आपका अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। इसलिए अमेरिका ने उसको ओसामा बिन लादेन को एकदम आपका अपना एक सबसे बड़ा दुश्मन माना था डियर। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो यहाँ देखा आपने चाइना ने माओवादियों को घुसा दिया, तब नेपाल परेशान होकर के आपका और इसको कहा भैया एक काम करिए, अपनी मदद रहने दीजिए, और यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटा दिया अमेरिका को। तो ये कोल्ड वार के दौरान, लेकिन मित्रों ये माओवादी जो गए, चाइना ने उनको हथियार दिया, सब कुछ दिया, अब बहुत ज्यादा खून खराबा किए, और यहाँ पर वही माओवादी सब यहाँ मांग करने लगे नेपाल में। और पहले आपका नेपाल में राजशाही तंत्र था, राजा का शासन हुआ करता था। बाद में वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने में वहाँ के लोगों में बहुत विद्रोह हुआ, और नेपाल का भारत से आपका एक प्रमुख अच्छा संबंध रहा है हमेशा, और नेपाल हमारा एक अच्छा पड़ोसी मुल्क है, उसके बॉर्डर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ आवागमन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, नेपाल की कैपिटल तो आप सभी लोग जानते हैं डियर आपका काठमांडू है। और काठमांडू मुख्यालय किसका है? सार्क का। सही जवाब दिया आपने, सार्क का मुख्यालय। भारत का पड़ोसी मुल्क है डियर, आप उसके बारे में जानते रहिएगा। तो डियर थैंक्स, जय हिंद।